जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख रहे हैं। हम्म। आप देखते हैं कि हर सड़क एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काट रही है। हर घर का अपना एक पक्का और ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम है और पूरा शहर मतलब एक बहुत ही सोची समझी ग्रिड प्रणाली के तहत बसाया गया है। तो ये सब देखकर आप स्वाभाविक रूप से यही मानेंगी या मानेंगे कि इस शहर के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली नगर निगम या कोई मास्टर प्लानर जरूर होगा। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। बिना किसी केंद्रीय सत्ता के ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करना लगभग असंभव लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी आधुनिक शहर की नहीं बल्कि 4000 साल से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने नोट्स पढ़ते हैं या मानक इतिहास की किताबें देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि इस सभ्यता में समानता अधिक थी और किसी राजा या राजशाही का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। नो एविडेंस ऑफ मोनार्की। और यहीं से आज का हमारा मुख्य सवाल पैदा होता है। बिल्कुल, आज का हमारा ये वैचारिक विमर्श इसी जटिल विरोधाभास पर केंद्रित है, विशेषकर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के इसके परिपक्व काल के बारे में, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। तो मेरा रुख इसमें बहुत स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि पक्की ईंटों के घर, ग्रिड प्रणाली और इतना विशाल बुनियादी ढांचा एक छिपे हुए लेकिन बेहद मजबूत और संभ्रांत प्रशासक वर्ग की ओर इशारा करता है। इतनी विशाल नगरीय सभ्यता बिना किसी मजबूत केंद्रीय प्रशासन के चल ही नहीं सकती। और मैं ठीक इसके विपरीत दिशा से इसे देखता हूँ। मेरा तर्क ये है कि महलों का अभाव और सार्वजनिक उपयोगिता वाले भवनों की उपस्थिति ये सब एक समतलवादी और विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाती है। यानी एक ऐसा समाज जो बिना किसी एक छत्र राजा के केवल व्यापारिक और सामुदायिक सहयोग से फलता फूलता था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जब हम सिंधु घाटी को पढ़ते हैं तो इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब नगर योजना और शानदार ड्रेनेज सिस्टम यूं ही हवा में तो बन नहीं जाते। मेरा मुख्य तर्क ये है कि शहरों का 2 भागों में जो स्पष्ट विभाजन था, सिटाडेल यानी ऊपरी शहर जिसे एक ऊंचे चबूतरे पर किलेबंद किया गया था, और लोअर टाउन यानी निचला शहर जहां आम आबादी रहती थी। विभाजन तो था। हाँ, और ये भौतिक विभाजन अपने आप में एक पदानुक्रम या हायरार्की को चीख कर बयां कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर समाज में पूरी तरह समानता थी तो कुछ लोग 40 फुट ऊंचे चबूतरे पर क्यों रहते थे और बाकी आम जनता निचले शहर में क्यों? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ऊपर से देखने पर यह विभाजन एक वर्गीय भेदभाव या राजा और प्रजा वाला ही लगता है, लेकिन क्या हमने इस बात पर विचार किया है कि सिटाडेल का उद्देश्य किसी राजा को जनता से अलग करना था ही नहीं? तो फिर कुछ और उद्देश्य था? देखिए, जब हम मोहनजोदारो के सिटाडेल की खुदाई को देखते हैं तो हमें वहां क्या मिलता है? कोई भव्य महल तो नहीं मिला ना, जहां कोई राजा सोने के सिंहासन पर बैठता हो। महल नहीं मिला, पर हमें मिलता है ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ग्रेनरी यानी विशाल अनाज भंडार, और एक असेंबली हॉल। ये सभी सार्वजनिक उपयोगिता के भवन हैं। विशाल स्नानागार संभवतः किसी प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए था जिसमें पूरे समुदाय की भागीदारी होती होगी। अनाज भंडार ये सुनिश्चित करने के लिए था कि अकाल या बाढ़ के समय पूरे शहर के पास पर्याप्त भोजन हो। तो आप कह रहे हैं कि वो जगह सिर्फ शासकों के लिए नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक राजा का महल नहीं है, बल्कि ये एक नागरिक या प्रशासनिक केंद्र है। ये बहुत संभव है कि इस सभ्यता का संचालन पुरोहितों, व्यापारियों या नागरिकों की किसी समिति द्वारा किया जाता हो। और सिटाडेल को ऊंचे चबूतरा पर बनाने का एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कारण था बाढ़ से बचाव। अच्छा, फ्लड प्रोटेक्शन। हाँ, नदियां अक्सर उफान पर होती थी। अपने अन्न भंडार और मुख्य सार्वजनिक स्थलों को बचाने के लिए उन्हें ऊंचाई पर बनाना एक कार्यात्मक जरूरत थी, न कि किसी राजा का घमंड दिखाने का तरीका। ये बात तो ठीक है कि वहां महल नहीं मिले और बाहर का तर्क भी मजबूत है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब आप नागरिक समिति या सामुदायिक सहयोग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम प्राचीन काल की वास्तविकता को आज के आधुनिक लोकतांत्रिक चश्मे से देख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जरा सोचिए,
2600 ईसा पूर्व में एक विशाल अनाज भंडार में अतिरिक्त कृषि उपज को इकट्ठा करना, जैसे गेहूं और जौ, और उसे सुरक्षित रखना, ये कोई छोटा काम नहीं था। इसके लिए किसानों से कर या लगान के रूप में अनाज वसूलना पड़ता होगा। क्या आपको सच में लगता है कि बिना किसी सत्ता के डर के लोग स्वेच्छा से अपनी मेहनत का अनाज किसी समिति को सौंप देते होंगे? एक मजबूत प्रशासन के बिना टैक्स कलेक्शन कैसे मुमकिन है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, पर देखिए, हमें टैक्स शब्द को आज के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्या हो अगर वो अनाज भंडार कोई टैक्स कलेक्शन सेंटर न होकर एक प्राचीन बैंक की तरह काम करता हो? बैंक? वो कैसे? इस तरह से सोचिए, सिंधु घाटी के लोग व्यापार में बहुत आगे थे, ये तो हम जानते हैं। जब कोई किसान अपना अतिरिक्त अनाज उस अन्न भंडार में जमा करता था, तो शायद उसे इसके बदले में मोहरें यानी सील्स या कोई और विनिमय का साधन मिलता हो, जिससे वो अन्य वस्तुएं खरीद सके। एक कमोडिटी एक्सचेंज की तरह? बिल्कुल, ये जबरन वसूला गया कर नहीं, बल्कि एक कमोडिटी एक्सचेंज था। व्यापारिक गिल्ड या समितियां इसे मैनेज करती थीं, क्योंकि इसमें सबका फायदा था। ठीक है, मान लेते हैं कि लोग आपसी फायदे के लिए ऐसा करते होंगे। लेकिन आपने जो शुरुआत में स्मार्ट सिटी वाला हुक सुना, मैं उसी पर वापस आना चाहूंगी। मान लीजिए व्यापारी अपना फायदा देख रहे थे, लेकिन व्यापारी सीवर लाइन तो नहीं बिछाते ना? हाँ, वो तो है। आज के समय में भी आपके घर के बाहर की नाली कोई व्यापारी नहीं बनाता, नगर निगम बनाता है। और इससे भी बड़ी बात है मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। आप बाट और माप प्रणाली की बात कर रही हैं? सिर्फ बाट नहीं, आप देखिए, पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाणा के राखीगढ़ी से लेकर गुजरात के लोथर तक हर जगह पक्की ईंटों का अनुपात बिल्कुल समान था, 4:2:1। 4:2:1 का रेशियो। हाँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यही अनुपात हर शहर में मिला है। इसके अलावा स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का एक ही सिस्टम पूरे क्षेत्र में काम कर रहा था। आप मुझे बताइए, इतना व्यापक मानकीकरण कैसे हो सकता है? हजारों किलोमीटर दूर बैठे दो अलग-अलग व्यापारी बिना किसी केंद्रीय शासक के आदेश के एक ही साइज की ईंटें कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक केंद्रीकृत सत्ता चाहिए जो नियमों को सख्ती से लागू करवा सके। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप ये मानकर चल रही हैं कि मानकीकरण केवल एक डंडे के जोर पर या किसी सत्ता के आदेश से ही आ सकता है। लेकिन बाजार की अपनी एक अंतर्निहित शक्ति होती है। बाजार की शक्ति? वो कैसे? देखिए, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था मेसोपोटामिया के साथ थल और समुद्री मार्गों से होने वाले भारी व्यापार पर टिकी थी। लोथल में जो विशाल डॉकयार्ड मिला है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जीता जागता सबूत है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं, तो मानकीकृत बाट और माप किसी राजा का आदेश नहीं, बल्कि बाजार की आवश्यकता बन जाते हैं। लेकिन बाजार की आवश्यकता इतने बड़े इलाके को, और वो भी ईंटों के साइज तक को, कैसे कंट्रोल कर सकती है? इसे आज के उदाहरण से समझते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंटेनरों का साइज पूरी दुनिया में एक जैसा है। या फिर आपके फोन का यूएसबी पोर्ट ले लीजिए। क्या किसी एक विश्व सरकार या एक वैश्विक राजा ने डंडे के जोर पर पूरी दुनिया को एक ही साइज का यूएसबी बनाने को मजबूर किया? नहीं, वो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है। व्यापारियों ने व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वसम्मति से इसे विकसित किया। अगर बाट अलग अलग होंगे, तो एक शहर का व्यापारी दूसरे शहर के व्यापारी से सौदा कैसे करेगा? मोहरों का उपयोग व्यापारिक साख या गुणवत्ता की गारंटी के रूप में होता था। ये विकेंद्रीकृत मानकीकरण हड़प्पा के व्यापारियों ने अपने व्यापार को सुचारू बनाने के लिए किया था, न कि किसी राजा के डर से। यूएसबी पोर्ट या शिपिंग कंटेनर का उदाहरण बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज इन मानकों को तय करने के लिए आईएसओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो नियम बनाती हैं। हड़प्पा का आईएसओ कौन था? यहाँ हम मानव इतिहास के उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ अहम लोहे का आविष्कार तक नहीं हुआ था। आयरन वाज अननोन टू देम। तो आपके हिसाब से बिना लोहे या भारी हथियारों के उन्होंने 13 लाख वर्ग किलोमीटर को कैसे कंट्रोल किया? यहीं पर तो असली पेच है। हथियारों का अभाव ही इस बात का सबूत है कि सत्ता का स्वरूप शारीरिक हिंसा पर नहीं, बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण पर टिका था। और इसके लिए उन्होंने दो बहुत शक्तिशाली औजारों का इस्तेमाल किया। पहला धर्म और दूसरा उनकी लिपि। अच्छा, आप मातृ देवी और पशुपति की पूजा की बात कर रही हैं? हाँ, हमें पशुपति की मोहरें मिलती हैं, जिन्हें हम प्रोटो शिवा कहते हैं।
वृक्ष और पशु पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जैसा कि हम एग्जाम्स के लिए रटते हैं, इंडस स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड। मेरा मानना है कि ये लिपि उसी संभ्रांत वर्ग का एक गुप्त और शक्तिशाली प्रशासनिक टूल थी। ज्ञान और सूचना पर एकाधिकार ही उनकी शक्ति का स्रोत था। यानी आप कह रही हैं कि ये एक तरह की ओलिगार्की थी। बिल्कुल, ओलिगार्की यानी कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों का समूह। एक राजा नहीं, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक कैडर जो सिस्टम चलाता था। जब आपके पास लोहे की तलवारें नहीं हैं, तो आप लोगों को डराने के बजाय उन्हें धर्म और इस जटिल लिपि के जाल में बांधते हैं। वो लोग एक बहुत ही परिष्कृत और छिपी हुई सत्ता चला रहे थे। आपकी इस बात में दम है कि लिपि और धर्म सत्ता के उपकरण हो सकते हैं। ज्ञान का एक अधिकार हमेशा से एक ताकत रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर ये ओलिगार्की या संभ्रांत वर्ग इतना ही ताकतवर था, तो उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप कब्रों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में देखिए, जहां स्पष्ट रूप से राजा होते थे, वहां शासक अपनी महिमा दिखाने के लिए विशाल पिरामिड या स्मारकीय कब्रें बनवाते थे। वो मरने के बाद भी ये दिखाना चाहते थे कि वो भगवान के समान है। इसके विपरीत सिंधु घाटी में शव दफनाने की प्रथा तो थी, कब्रों में कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं, लेकिन किसी भी शासक की कोई भव्य और स्मारकीय कब्र हमें आज तक नहीं मिली। ये सच है। कोई ऐसा मकबरा नहीं मिला जो चीख चीख कर कहे कि यहाँ एक महान सम्राट या शक्तिशाली अधिकारी दफन है। अगर वे इतने ही शक्तिशाली नियंत्रक थे, तो मृत्यु के बाद वे आम लोगों की तरह सामान्य कब्रों में क्यों दफनाए गए? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ये अक्सर डिबेट का हिस्सा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर से पुरानी सभ्यताओं के रूढ़िवादी ढांचे में फंस रहे हैं। मतलब? मिस्र के राजाओं को पिरामिड इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनकी सत्ता व्यक्तिगत थी कि मैं फलां राजा हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन मैंने कहा ना, सिंधु घाटी की सत्ता व्यक्तिगत महिमा मंडन पर आधारित नहीं थी, वो एक संस्थागत व्यवस्था पर आधारित थी। संस्थागत व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? इसे ऐसे समझिए, आज के समय में भी किसी देश के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह या नीति निर्माता का कोई महल नहीं होता। मृत्यु के बाद उसके लिए पिरामिड नहीं बनाए जाते। सही बात है। लेकिन उसकी ताकत उस सिस्टम में होती है जिसे वो चलाता है। हड़प्पा के शासकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भव्य कब्रों के बजाय उन ग्रिड शहरों, पक्की सड़कों और विशाल ड्रेनेज सिस्टम जैसे बुनियादी ढांचे के माध्यम से किया। उनका पिरामिड उनका शहर था। उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन पर नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है कि शहर ही उनका स्मारक था। लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयान करती है। अगर हम इस सभ्यता के पतन के कारणों को देखें, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, तो ये बात और साफ हो जाती है कि उनकी व्यवस्था का आधार कोई सैन्य या व्यक्तिगत सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति और अर्थव्यवस्था थी। आप प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन, भीषण बाढ़ या नदियों के मार्ग बदलने जैसे प्राकृतिक कारण इसके पतन के मुख्य कारण माने जाते हैं। जब सरस्वती जैसी नदियां सूखीं और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक मार्ग टूटे, तो वो बड़े शहर उजड़ गए और लोग छोटी ग्रामीण बस्तियों में चले गए। तो इससे प्रशासन का क्या लेना देना, मैं समझी नहीं। लेना देना है। देखिए, किसी बाहरी आक्रमणकारी ने आके किसी राजा को सिंहासन से नहीं उतारा, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ। जब व्यापार और कृषि का नेटवर्क टूटा, तो पूरी की पूरी सभ्यता ढह गई। ये सिद्ध करता है कि हड़प्पावासी प्रकृति और आपसी सह अस्तित्व पर अत्यधिक निर्भर थे। यह इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहाँ एक अत्यंत विकसित, तकनीकी रूप से उन्नत और शांत समाज बिना किसी एकछत्र राजशाही के फला फूला। उन्होंने अपनी ऊर्जा युद्धों, हथियारों और राजमहलों में नहीं लगाई, बल्कि जन सुविधाओं में लगाई। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने अपनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे में लगाई, और शायद यही उनके पतन का कारण भी बना होगा। क्योंकि जब आपका पूरा सिस्टम एक जटिल ग्रिड और सप्लाई चेन पर निर्भर हो, तो प्रकृति का एक झटका सब कुछ बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने मूल रुख पर कायम हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो भले ही हमें कोई मुकुट या महल न मिला हो, लेकिन सभ्यता का पैमाना
13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक समान ईंटों की प्रणाली, एक जैसी लिपि, एक जैसे बांट, ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचे के बिना असंभव है। जब नोट्स में लिखा होता है कि नो एविडेंस ऑफ मोनार्की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई सत्ता ही नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सत्ता वहां थी, पर वो इस तरह से रची गई थी जिसे आज का पुरातत्व आसानी से पहचान नहीं पा रहा है। और मैं इस बात पर कायम हूं कि हमें अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना चाहिए। हम हमेशा मानते हैं कि व्यवस्था और शांति के लिए हमेशा एक शासक का डंडा ही चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सामुदायिक सहयोग, मजबूत व्यापारिक नेटवर्क और नागरिक बोध भी एक शानदार और विशाल सभ्यता की नींव रख सकते हैं। ये बिना राजा के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व इतिहास में एक अद्वितीय घटना है और हमें इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। चित्रात्मक लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन का वास्तविक स्वरूप एक पहेली ही बना रहेगा। बिल्कुल, वो लिपि ही इस ताले की असली चाबी है। शायद तब हमें पता चले कि हम जिसे आज तक सिर्फ एक व्यापारी समिति समझ रहे थे, वो वास्तव में एक बेहद सख्त नौकरशाही थी, या शायद आपका नजरिया सही निकले। हाँ, कौन जानता है। जैसे हमने शुरुआत में उस आधुनिक स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान की बात की थी, क्या ये संभव है कि हम आज भी उस मास्टर प्लान को देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें उस 4000 साल पुरानी व्यवस्था को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसने बिना किसी शोर शराबे के इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक सुचारू रूप से चलाया? सही कहा, और यही खोज इतिहास को इतना रोचक बनाती है, खासकर जब हम इसे गहराई से पढ़ते हैं। बिल्कुल, जो चीजें सामने से दिखती हैं, अक्सर उनके पीछे के तंत्र कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सवाल करते रहिए।